गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम हिमालय का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय पढ़ लिया है। आज हम इससे आगे का मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी और उसके बाद पूर्वांचल हिमालय पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि हमने पहले पढ़ा था कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जिसमें यहाँ 3 श्रेणियाँ थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन तीनों श्रेणियों का नाम था ट्रांस हिमालय, जो हमने हिमालय के पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने 2 नंबर पार्ट में हमने डिस्कस किया था मुख्य हिमालय को। मुख्य हिमालय भारत में नंगा पर्वत से नामचा बर्मा तक भारत और तिब्बत की सीमा पे फैला हुआ है। ये आपकी श्रेणी है मुख्य हिमालय, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ये आपकी नंगा पर्वत से नामचा बर्मा पर्वत तक फैली हुई है। अब हम इसके बाद बात करेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की। मध्य हिमालय को जब हम देखते हैं तो मध्य हिमालय मुख्य हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है। मध्य हिमालय मुख्य हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है और मुख्य हिमालय से आने वाली नदियों ने मध्य हिमालय को जगह जगह से काट दिया है। इसलिए इसके अनेक प्रादेशिक नाम हैं। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया भी था पिछले वीडियो में, इसका पहला जो भाग है पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, नेपाल में इसका नाम है महाभारत श्रेणी, सिक्किम में इसका नाम है डोकया पर्वत सिक्किम, और भूटान में नाम है काला पर्वत भूटान। काला चीटा पर्वत पाकिस्तान में होता है, और डाफलाबुम जो श्रेणी है वो अरुणाचल प्रदेश में। मध्य हिमालय मुख्य हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है। मुख्य हिमालय से आने वाली नदियों ने इसको जगह जगह से काट दिया, इसलिए इसके अनेक प्रादेशिक नाम हो गए, जैसे पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश, मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी नेपाल, डोकया श्रेणी सिक्किम, काला पर्वत भूटान और डाफलाबुम अरुणाचल प्रदेश। हम इस श्रेणी की बात करते हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई वो 3000 मीटर है। औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। आपको अभी मैंने बताई थी पिछले वीडियो में कि स्नो लाइन से ऊपर जो भाग होता है वहाँ वर्ष भर बर्फ ढकी रहती है, इसलिए वहाँ वनस्पति नहीं उगती। लेकिन ये 3000 मीटर ऊंची है, इसलिए यहाँ वनस्पति पाई जाती है। तो मध्य हिमालय में शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कोणधारी वन कोणधारी वन कौन से होते हैं? कोणधारी वन वो होते हैं जिनमें ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि बर्फ उनके दोनों ओर से नीचे गिरती है, तो यहाँ शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। और इसीलिए भारत के जितने प्रमुख हिल्स स्टेशन वो सभी के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, ना कि मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय में। क्योंकि मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं और वो एक शीत मरुस्थल है।
वहाँ कोई हिल स्टेशन नहीं है। हिल स्टेशन भारत के मध्य हिमालय में है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रमुख हिल स्टेशन किस श्रेणी में पाए जाते हैं, तो आपके प्रमुख हिल स्टेशन मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी आपके मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखते हो तो मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय वो एक हॉग बैक का उदाहरण है। हॉग बैक, मध्य हिमालय हॉग बैक का उदाहरण है। हॉग बैक होता क्या है? जिस पर्वत की दोनों भुजाएं बराबर हो, जिस पर्वत की दोनों भुजाएं बराबर हो, दोनों ढाल बराबर हो, उसे भूगोल में हॉग बैक कहते हैं। तो मध्य हिमालय हॉग बैक का उदाहरण है। मध्य हिमालय हॉग बैक का उदाहरण है। जबकि मुख्य हिमालय जो है, मुख्य हिमालय, उसकी मुख्य हिमालय की भारत की तरफ की ढाल खड़ी है और चीन की तरफ की ढाल मंद है। मुख्य हिमालय की चीन की तरफ ढाल मंद है और भारत की तरफ की ढाल खड़ी है, तीव्र है। ये बात मैं आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में समझाऊंगा कि चीन की तरफ ढाल मंद क्यों है और भारत की तरफ खड़ी क्यों है। यहां हम बात कर रहे हैं कि मध्य हिमालय किसका उदाहरण है? हॉग बैक का उदाहरण है। तो आपने देखा मध्य हिमालय मुख्य हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है। औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। यहाँ शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं, इसलिए भारत के प्रमुख हिल स्टेशन मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। मध्य हिमालय हॉग बैक का उदाहरण है। मध्य हिमालय में अनेक प्रादेशिक नाम हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मंसूरी, आपकी महाभारत श्रेणी, डोकिया श्रेणी, काला पर्वत और डाफलाबुम। तो अब हम एक एक श्रेणी का अध्ययन करेंगे। इन श्रेणियों में सबसे महत्वपूर्ण है पीर पंजाल और धौलाधार। तो सबसे पहले हम पीर पंजाल श्रेणी की बात करेंगे। ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है, सबसे पश्चिम में है। वैसे आपको यदि आप रीट और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दे रहे हो तो इनका क्रम याद रखना चाहिए, पश्चिम से पूर्व, पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी, ऐसे क्रम याद रखना चाहिए। तो सबसे पश्चिमी श्रेणी जो है वो कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और इस श्रेणी में दो दर्रे हैं। पहला दर्रा यहाँ है, दूसरा यहाँ दर्रा है। ये वाला दर्रा जो पीओके की तरफ है, इस दर्रे का नाम है बारामूला दर्रा। बारामूला दर्रा, बारामूला सेक्टर आप जानते भी हो। बारामूला दर्रा, जिसको पीर पंजाल दर्रा भी कहते हैं, पीर पंजाल दर्रा भी कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर में, क्योंकि श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। यह भारत को यानी कि आप ये कह सकते हो जम्मू को किससे जोड़ती है? पीओके से। पीओके से जोड़ती, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर पीओके है। और इसीलिए वर्तमान में इस दर्रे से भारत में आतंकवादी आते हैं। भारत में इस दर्रे से आतंकवादी आते हैं। आतंकवादी सबसे ज्यादा किस दर्रे से आते हैं? बारामूला दर्रे से आते हैं। प्राचीन काल में इस दर्रे से जीटी रोड गुजरता था, जीटी रोड गुजरता था। यह दर्रा वर्तमान में भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां आतंकवादी आते रहते हैं। दूसरा जो हमारा दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल श्रेणी में। इस दर्रे के उत्तर में यहां कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी। और इसलिए बनिहाल दर्रे को कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसी दर्रे से होकर NH1 जाता है, NH1। और यही NH1 भारत का सबसे ऊंचा नेशनल हाईवे है। विश्व का सबसे ऊंचा नेशनल हाईवे भी यही है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय में है, तो विश्व का सबसे ऊंचा NH भी भारत में बनेगा।
तो पीर पंजाल श्रेणी में आपके दो दर्रे हो गए, बारामूला दर्रा जो भारत को पीओके से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, इसलिए इसको कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। पीर पंजाल श्रेणी में ही भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल वैष्णो देवी की गुफा स्थित है। वैष्णो देवी की गुफा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। इसके बाद मैं आपको कश्मीर घाटी की बात बताता हूं। कश्मीर घाटी, पहले आप समझें घाटी क्या होती है। तो दो पर्वत श्रेणियों के मध्य, जैसे ये एक पर्वत श्रेणी, ये दूसरी पर्वत श्रेणी, इसके मध्य का मैदानी भाग, दो पर्वतों के बीच का मैदानी भाग क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। तो आप देखोगे तो इधर आपकी पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी, ये पीर पंजाल श्रेणी, और ऊपर आपका क्या है? मुख्य हिमालय। तो इस प्रकार कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी व मुख्य हिमालय के मध्य। आप यहां देखोगे तो ये पीर पंजाल श्रेणी और मुख्य हिमालय के मध्य का जो भाग है ये वाला, ये आपकी कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी मुख्य हिमालय पीर पंजाल के मध्य स्थित है। यह कश्मीर घाटी कैसी घाटी का उदाहरण है? तो ये अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है दो पर्वत श्रेणियों के समानांतर बनी घाटी या समानांतर बना मैदान। कश्मीर घाटी अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है। और इस घाटी या इस मैदान का निर्माण किसने किया है? तो आपको पता है पीर पंजाल श्रेणी से यहाँ एक नदी आती है और उस नदी का नाम है झेलम। कश्मीर घाटी का निर्माण झेलम नदी ने किया है। झेलम नदी ने किया है। आप इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, पीर पंजाल श्रेणी से जैसे ही झेलम नदी नीचे आती है तो नीचे आते ही ये अपने साथ लाए गए अवसादों का जमाव कर देती है। जब ढाल धीरे धीरे होता है और मैदान लंबा होता है तो नदी सबसे पहले बड़े पत्थरों का जमाव करती है, उसके बाद और छोटे पत्थरों का, फिर और छोटे पत्थरों का, फिर बजरी का, फिर रेत का और फिर चिक्का का जमाव करती है। लेकिन यहाँ पर्वत से नीचे उतरते ही आगे भी पर्वत होता है, इसलिए झेलम नदी अपने साथ लाए गए अवसाद का मतलब होता है नदी अपने साथ जो कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, चिक्का, बालू जो भी बहा के लाती है उन सब का एक साथ जमा कर देती है। एक साथ जमा करने का मतलब अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड, यानी कि बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, चिक्का, मिट्टी सब का एक साथ जमाव कर देती है। और इस अवर्गीकृत जमाव को करेवा कहते हैं। करेवा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है करेवा क्या है? झेलम नदी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत अवसादों के जमाव को करेवा कहते हैं। ये करेवा आपका कश्मीर घाटी में स्थित है और करेवा में मुख्य रूप से केसर व जाफरान की खेती होती है। केसर व जाफरान की खेती होती है। भारत में कश्मीर घाटी केसर और जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कश्मीर घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर और जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आप देखते हो तो इस कश्मीर घाटी में डल झील स्थित है। डल झील झेलम नदी द्वारा निर्मित है। झेलम नदी द्वारा ऐसा माना जाता है कि डल झील झेलम नदी की गोखुर झील है। गोखुर झील मैं आपको बताता हूं गोखुर झील होती क्या है। जब नदी विसर्प बनाती हुई बहती है, जब नदी विसर्प का मतलब टेढ़ी मेढ़ी बहती है और कभी नदी में बाढ़ आती है तो नदी अपने मार्ग को सीधा कर लेती है। इस मार्ग को नदी सीधा कर लेती है क्योंकि जब नदी का वेग बढ़ता है तो नदी की अपर्दन व परिवहन शक्ति बढ़ जाती है और नदी अपना मार्ग सीधा कर लेती है। और ये जो गोलाकार झील बनती है इसका आकार गाय के खुर जैसा होता है, इसलिए इसको गोखुर झील कहते हैं। गोखुर
झील कहते हैं। गोखुर झील नदी द्वारा त्यागा गया मार्ग होता है जो गोलाकार होता है। तो झेलम नदी पहले कभी डल झील से होकर बहती थी और वर्तमान में डल झील झेलम नदी की गोखुर झील है। जैसे यदि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में जो पानी भरा हुआ है वो यमुना नदी की गोखुर झील है। यमुना नदी की गोखुर झील है। कभी यमुना नदी राजस्थान के भरतपुर से होके बहती थी, लेकिन फिर यमुना नदी ने अपना मार्ग सीधा कर लिया और आज भरतपुर का केवलादेव यमुना नदी की गोखुर झील है। अब आप एक थोड़ी सी और साइंटिफिक बात देखें तो झेलम नदी कश्मीर घाटी में युवावस्था में होती है, युवावस्था में होती है, लेकिन वो गोखुर झील का निर्माण करती है जो कि प्रौढ़ावस्था का लक्षण होता है। लेकिन इसका कारण क्या है? क्योंकि जब एक पर्वत से नीचे नदी आती है तो उसके जस्ट सामने पर्वत होने के कारण झेलम नदी के मार्ग में अचानक ढाल कम हो जाती है और उसके कारण झेलम नदी विसर्ग बनाती हुई बहती है और डल झील जो है वो झेलम नदी की गोखुर झील का उदाहरण है। उसके बाद यदि हम देखें तो कश्मीर घाटी जो है वो वर्तमान में आप देखते हो कि केसर की खेती के लिए भारत में प्रसिद्ध हो चुकी है। एक बार मैं आपको पुनः बताता हूं पीर पंजाल श्रेणी की पूरी बातें। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है, सबसे पश्चिमी भाग है। इस श्रेणी में दो दर्रे हैं, एक दर्रे का नाम है बारामूला और एक का नाम है बनिहाल दर्रा। मैंने अभी आपको बताया बारामूला दर्रा भारत को पीओके से जोड़ता है, इसलिए इस दर्रे से आतंकवादी भारत आते हैं। बनिहाल दर्रा भारत को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, इसलिए इसको कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसी पीर पंजाल श्रेणी में वैष्णो देवी की गुफा स्थित है, वैष्णो देवी की गुफा स्थित है। इसके बाद आपने देखा कि पीर पंजाल श्रेणी और उत्तर में, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में कौन है? मुख्य हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी और मुख्य हिमालय के मध्य, दोनों श्रेणियों के मध्य जो मैदानी भाग है, उसी मैदानी भाग को क्या कहते हैं? कश्मीर घाटी। और इस कश्मीर घाटी का निर्माण किसने किया है? झेलम नदी ने। और झेलम नदी यहाँ डल झील, पहले डल झील से बहती थी, वर्तमान में डल झील झेलम नदी की गोखुर झील है। कश्मीर घाटी में करेवा का विस्तार पाया जाता है। करेवा क्या होता है? तो झेलम नदी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड का मतलब बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, चिक्का, बजरी, सबका एक साथ जो जमाव हो जाता है उसको करेवा कहते हैं। और करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर व जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपकी एक श्रेणी कंप्लीट होगी और इस श्रेणी का नाम था पीर पंजाल। समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे धौलाधार श्रेणी की। पीर पंजाल के बाद धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी है कहां? तो आप देखोगे धौलाधार श्रेणी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहां है भी? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। इस धौलाधार श्रेणी और मुख्य हिमालय के मध्य भी एक घाटी है और उस घाटी का नाम है कुल्लू व कांगड़ा घाटी। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस श्रेणी में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी कहां हुआ? हिमाचल प्रदेश में। इस दर्रे से होकर
NH1 जाता है। यानी कि आप नीचे से कश्मीर घाटी या कुल्लू कांगड़ा घाटी जाना चाहो तो आप रोहतांग दर्रे से जाओगे। इसके बाद धौलाधार और मुख्य हिमालय के मध्य कौन सी घाटी है? कुल्लू व कांगड़ा घाटी स्थित है। कुल्लू कांगड़ा घाटी का निर्माण किसने किया है? रावी व व्यास नदियों द्वारा किया गया है। रावी व व्यास नदियों द्वारा किया गया है। किसका? कुल्लू व कांगड़ा घाटी का, जो कि धौलाधार और मुख्य हिमालय के मध्य स्थित है। कुल्लू कांगड़ा घाटी भारत में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस धौलाधार श्रेणी को जब हम देखते हैं, यहां यदि हम देखें तो इसका धौलाधार श्रेणी का दक्षिणी भाग धौलाधार श्रेणी का दक्षिणी भाग जो है वहां कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान। और इन घास के मैदानों को कश्मीर की तरफ घास के मैदानों को कश्मीर की तरफ मर्ग कहते हैं। मर्ग जैसे आपने नाम भी सुना होगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग। एक बार पुनः सुने, धौलाधार श्रेणी और इसका भारत की तरफ वाला ढाल जहां घास के मैदान पाए जाते हैं, और उन घास के मैदानों को कश्मीर यानी कि पश्चिम में, कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। कश्मीर की तरफ क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। और इधर उत्तराखंड की तरफ उनको क्या कहते हैं? उत्तराखंड की तरफ घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इसके बाद हमारी मंसूरी श्रेणी है। इनकी कोई विशेष बातें नहीं है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें, मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है, डोकिया श्रेणी सिक्किम में है, काला पर्वत भूटान में है और डाफलाबुम अरुणाचल प्रदेश में है। इस प्रकार आपका एक और हिमालय कंप्लीट हुआ और उसका नाम था मध्य हिमालय। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय मुख्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो मुख्य हिमालय के साथ साथ लगातार फैला हुआ है। लेकिन मुख्य हिमालय से आने वाली नदियों ने मध्य हिमालय को जगह जगह से काट दिया और इसलिए मध्य हिमालय के अनेक प्रादेशिक नाम हो गए, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश, मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी नेपाल, डोकिया श्रेणी सिक्किम, काला पर्वत भूटान और डाफलाबुम श्रेणी अरुणाचल प्रदेश। हमने देखा पीर पंजाल श्रेणी में 2 दर्रे थे, बारामुल्ला दर्रा और बनिहाल दर्रा, और आपकी धौलाधार श्रेणी में एक दर्रा था, रोहतांग दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी और मुख्य हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी स्थित थी। धौलाधार श्रेणी और मुख्य हिमालय के मध्य कुल्लू व कांगड़ा घाटी स्थित थी। धौलाधार श्रेणी का कुछ भाग, या आप ये भी कह सकते हो कि धौलाधार श्रेणी को ही उत्तराखंड की तरफ नागटीबा कहते हैं। नागटीबा या नागटीबा कहते हैं। किसको? धौलाधार श्रेणी को। इस प्रकार आपका मध्य हिमालय कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी? शिवालिक श्रेणी की। ये आपकी एक श्रेणी थी मुख्य हिमालय, इसके नीचे श्रेणी थी मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के जस्ट नीचे हमारी तीसरी श्रेणी है शिवालिक हिमालय। शिवालिक। अब हम बात करेंगे शिवालिक की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शिवालिक शब्द कहाँ से लिया गया। तो शिवालिक की बात करें तो शिवालिक यहाँ शिवा वाला एक स्थान है, जहाँ की भूगर्भिक चट्टानों के आधार पर शिवालिक नाम दिया गया। पहले शिवा वाले में
इंपीरियल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय होता था, जो वर्तमान में देहरादून में है। वहां से इस शिवालिक शब्द की उत्पत्ति हुई। शिवालिक श्रेणी महान हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। महान हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। इस श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ। इस श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ। प्लीस्टोसीन युग यानी कि केवल आज से 20 लाख साल पहले। मैंने आपको पहले भी बताया है कि शिवालिक श्रेणी विश्व की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी विश्व की सबसे नवीनतम श्रेणी है, सबसे बाद में बनी है। हिमालय में भी सबसे बाद में बनी है। और इस श्रेणी में अवसादी चट्टान पाई जाती हैं। अवसादी चट्टान का मतलब है कि यहाँ 33 सागर और उत्तर के मैदान में जो नदियों ने अवसादों का जमाव किया, उस रेत मिट्टी में सीधे मोड़ पड़ गए और वो रूपांतरित या कायांतरित नहीं हो पाई। इसलिए इस श्रेणी में अवसादी चट्टानों की अधिकता है। और इसी कारण अवसादी चट्टानों की अधिकता के कारण ही शिवालिक श्रेणी में उपजाऊ घाटियां पाई जाती हैं। उपजाऊ घाटियां पाई जाती हैं। और इन उपजाऊ घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में इन उपजाऊ घाटियों को द्वार कहते हैं। द्वार, पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे आप देख भी सकते हो, देहरादून और हरिद्वार, ये दोनों ही उपजाऊ घाटियां हैं। पश्चिम में दून और पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। ये दोनों ही क्या है? उपजाऊ घाटियां हैं। ओके, इसके बाद हम बात करें तो शिवालिक श्रेणी को मुख्य हिमालय और मध्य हिमालय से आने वाली नदियों ने जगह जगह से काट दिया, इसलिए इसके अनेक प्रादेशिक नाम हो गए। सबसे पहला नाम है पिराना श्रेणी। पिराना श्रेणी कहाँ है भी? जम्मू कश्मीर और पंजाब में। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पे है। इसके बाद दूसरी श्रेणी का नाम है चूरिया मुरिया जो आपकी श्रेणी है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। आपसे सीधा पूछा जाएगा पिराना श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर पंजाब में। चूरिया मुरिया कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये आपकी शिवालिक श्रेणी कहाँ है? तो वैसे तो शिवालिक पूरी श्रेणी का नाम है, लेकिन शिवालिक को शिवालिक केवल यूपी में कहा जाता है और बिहार में इसको सोमलेश्वर व रामनगर हिल्स कहा जाता है। तो आपने देखा शिवालिक श्रेणी सबसे महान हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 1500 मीटर है, तो बहुत कम है। और इसीलिए इस श्रेणी में उपोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। आप देखोगे ट्रांस हिमालय में कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, मुख्य हिमालय में कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, मध्य हिमालय में शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं, शिवालिक श्रेणी में उपोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। शिवालिक विश्व की सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ, इसीलिए इसमें उपजाऊ घाटियां पाई जाती हैं, जिनको पश्चिम की तरफ दून कहते हैं जैसे देहरादून, और पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार, जैसे हरिद्वार। इसके बाद आप देखते हो तो इसके अनेक प्रादेशिक नाम है। पिराना श्रेणी जम्मू कश्मीर पंजाब, चूरिया मुरिया उत्तराखंड, शिवालिक श्रेणी यूपी और सोमलेश्वर व रामनगर हिल्स आपकी बिहार में है। एक बार पुनः देखते हैं शिवालिक श्रेणी को। शिवालिक श्रेणी महान हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है और प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है 20 लाख साल पहले। विश्व की सबसे नवीनतम श्रेणी है। इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। इसके बाद हम हिमालय का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा था।
हिमालय के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, और वो 3 भाग आपके थे ट्रांस हिमालय, जिसकी बात हमने पहले ही वीडियो में की है। दूसरा हमारा था महान हिमालय, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। महान हिमालय में 3 श्रेणी थी, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी थी। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। महान हिमालय में 3 श्रेणी थी, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब तीसरा जो हमारा हिमालय बच गया है वो बच गया है पूर्वांचल हिमालय। तो अब भी हम बात करेंगे पूर्वांचल हिमालय की। तो अभी हमारा टॉपिक है पूर्वांचल हिमालय। तो हम देखते हैं पूर्वांचल हिमालय में महान हिमालय जो नंगा पर्वत से नामचा बर्मा तक फैला हुआ है। आपको पता होगा यहां नंगा पर्वत के पास महान हिमालय खड़ा मोड़ बनाता है और इधर नीचे की ओर फैल जाता है। इसको पाकिस्तान में सुलेमान व किरधर पर्वत कहा जाता है। महान हिमालय में मुख्य हिमालय जो श्रेणी है वो नंगा पर्वत के पास खड़ा मोड़ बना के पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में इसका नाम होता है सुलेमान व किरधर पर्वत। और इसी प्रकार यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा के पास हिमालय खड़ा मोड़ बना के दक्षिण की ओर आ जाता है। यह भारत व म्यांमार की सीमा पर स्थित है, और इसीलिए इसको भारत के पूर्वी अंचल पर स्थित है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय। तो आप एक ये भी बात ध्यान रखें, पूर्वांचल हिमालय का भारत में दक्षिणी विस्तार है, क्योंकि पूर्वांचल हिमालय एकदम उत्तर से दक्षिण है। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि पूर्वांचल हिमालय का ही भाग बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के रूप में फैला हुआ है, क्योंकि अंडमान और निकोबार भी ज्वालामुखी से बने हुए हैं। हिमालय में, बाकी पूरे हिमालय में ज्वालामुखी पूर्णतया अनुपस्थित रहती हैं। अंडमान निकोबार में भारत की 2 ज्वालामुखी हैं, और वो 2 ज्वालामुखी, उनके नाम हैं बैरन और नरकोडम। बैरन एक सैकिरीय ज्वालामुखी है और नरकोडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सैकिरीय का मतलब होता है जिससे लगातार लावा निकलता रहता है, या लगातार उसके मुख से धुआं, लावा, गैस, जलवाष्प बाहर निकलती रहती है। नरकोडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये हमारा पूर्वांचल हिमालय है। इसी पूर्वांचल हिमालय को म्यांमार में आराकोन यामा पर्वत कहते हैं। बार बार आपने सुना भी होगा कि बंगाल की खाड़ी की मानसून आराकोन यामा पर्वत से टकराकर भारत में प्रवेश करती है, वही पूर्वांचल हिमालय होता है। पूर्वांचल हिमालय की हम बात करें तो पूर्वांचल हिमालय की भी औसत ऊंचाई, पूर्वांचल हिमालय, तो आपकी पहली बात हो गई पूर्वांचल हिमालय कहाँ फैला हुआ है, तो नामचा बर्मा पर्वत के पास खड़ा मोड़ बना के उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। इसकी भी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। इसकी भी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। यह पर्वत भी बीच बीच से कटा हुआ है, इसलिए इसके भी अनेक प्रादेशिक नाम हैं, और इन पहाड़ियों का हम उत्तर से दक्षिण क्रम देखते हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम, पिछली फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था, पहाड़ियों के नाम देके उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो सबसे पहली पहाड़ी ऊपर होती है मिश्मी बूम, ये यहां होती है मिश्मी बूम। ये 2 नंबर आपकी होती है पटकोई बूम।
मिसमी बुम, पटकोई बुम। आपको मैंने पहले कहा बुम जहां पे शब्द आ जाए तो ये दोनों ही पहाड़ी कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी बुम, पटकोई बुम। उसके बाद 3 नंबर पहाड़ी का नाम होता है नागा हिल्स। नागा हिल्स। 4 नंबर पहाड़ी का नाम होता है कोहिमा हिल्स। कोहिमा हिल्स। 5 नंबर पहाड़ी का नाम होता है मणिपुर हिल्स, क्योंकि नीचे मणिपुर होता है। मणिपुर के बाद होता है मिजोरम, तो पहाड़ी का नाम होता है मिजो हिल्स। और 7 नंबर होता है त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा हिल्स। तो भारत में पूर्वांचल जो पर्वत है, पूर्वांचल जो हिमालय है, उनमें पहाड़ियों का क्रम इस प्रकार है 1 2 3 4, ये आपकी 5 और ये आपकी 6 और 7 ऐसे फैली होती हैं। तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा बार प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है। तो मिसमी बुम, बुम जहां आ गया अरुणाचल प्रदेश, पटकोई बुम अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स नागालैंड, कोहिमा हिल्स नागालैंड, मणिपुर हिल्स मणिपुर, मिजो हिल्स मिजोरम, त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा। तो ये तो प्रश्न बनने से रहा, बने तो कोई दिक्कत नहीं रही। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम है। सबसे पहले मिसमी बुम, पटकोई बुम, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स और त्रिपुरा हिल्स। इसके बाद हम देखें तो पटकोई बुम जो पहाड़ी है, पटकोई बुम, यहाँ पटकोई बुम में एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम है लीखा पानी दर्रा। लीखा पानी दर्रा, लीखा पानी दर्रा, जिससे होकर प्राचीन काल से ही भारत म्यांमार परंपरागत, परंपरागत का मतलब प्राचीन काल से सड़क मार्ग गुजरता था, गुजरता है। इसके बाद हम देखें तो नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स में कोई खास बात नहीं है। मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स की बात करें तो बिल्कुल यहाँ एक हमारी झील है और उस झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, मणिपुर हिल्स में। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में झील है और यहाँ मणिपुर हिल्स जो है उसका पानी इकट्ठा होता है, वह लोकटक झील है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत का मतलब आप समझ गए होंगे, 7 सिस्टर जो स्टेट होते हैं उन 7 सिस्टर स्टेट में लोकटक झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। इस लोकटक झील में होता क्या है कि जो पेड़ों की पत्तियां, घास वगैरह पानी के ऊपर तैरता रहता है और उनको तैरते हुए द्वीप कहा जाता है। तैरते हुए द्वीप, द्वीप कभी तैरता नहीं है लेकिन घास फूस तैरेगा तो उसको तैरता हुआ द्वीप कहेंगे। और उनके ऊपर पक्षी रहते हैं और इसीलिए आपको पता हो तो लोकटक झील को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है, जिसका नाम है कबुल लाम जाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैसा है? क्योंकि पक्षियों से ही तो राष्ट्रीय पार्क बनेगा। पक्षी घास फूस के ऊपर बैठे रहेंगे, झील में तैरते रहेंगे और इनको फुलडीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलडीज। फुलडीज। यहां विशेष रूप से भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। विशेष रूप से यहां भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। यह आपका पूर्वांचल हिमालय था। एक बार पुनः देखें, पूर्वांचल हिमालय नामचा बर्मा पर्वत के पास खड़ा मोड़ बना के, और भारत की बात करें मुख्य रूप से तो त्रिपुरा तक फैला हुआ है, यानी अरुणाचल प्रदेश से त्रिपुरा तक फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। यहाँ पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखिए, मिसमी बुम, पटकोई बुम, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स और त्रिपुरा हिल्स। पटकोई बुम पहाड़ी में एक दर्रा है लीखा पानी दर्रा, और लीखा पानी दर्रे से भारत म्यांमार को सड़क मार्ग जाता है। मणिपुर हिल्स में लोकटक झील स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद हम बात करें तो आपको मैं 2 बातें और बताता हूं। आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आपकी एक बात समझ में आई होगी कि मध्य हिमालय भी अरुणाचल जाते जाते समाप्त हो गया था, शिवालिक भी समाप्त हो गया था।
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा के पास जहां खड़ा मोड़ बनाता है, वहां ये महान हिमालय की तीनों श्रेणी, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों एक हो जाती हैं। तीनों एक हो जाती हैं। आपसे कभी पूछ ले जाए कि क्यों हो जाती हैं, तो आपका बताना है क्योंकि यहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के किनारे पास पास हैं, पास पास है, तो यहां मोड़ पड़ने से एक ही श्रेणी बनी, और वो कौन सी बनी? मुख्य हिमालय। तो यहां ये दोनों श्रेणी अनुपस्थित रहती हैं। उसके बाद एक विशेष बात नोट डाल के आपको मैं लिख के भी दे रहा हूं और आप ध्यान से सुने भी। असम, असम और मेघालय, असम और मेघालय में हिमालय का विस्तार नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय ही दो ऐसे राज्य हैं जहां हिमालय का विस्तार नहीं है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में हो गया, नागालैंड में हो गया, मणिपुर में हो गया, मिजोरम में हो गया, त्रिपुरा में हो गया, सिक्किम में हो गया। ये दो राज्य ऐसे बच गए जहां हिमालय का विस्तार नहीं है। आपको पता होगा असम जो है वहां मैदान है, तो ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, और मेघालय जो है वह मेघालय का पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो आपने देखा पूर्वांचल हिमालय, हिमालय के तीन पार्ट, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की। और जैसे हम हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करेंगे तो हिमालय कंप्लीट हो जाएगा। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण आपको पता है, सर सिडनी बुरार्ड, सर सिडनी बुरार्ड, सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को किसके आधार पे? नदियों के आधार पे, नदियों के आधार पे चार भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? चार। चार प्रादेशिक, प्रादेशिक भागों में विभाजित किया। प्रादेशिक मतलब प्रदेशों के आधार पे विभाजित किया। और ये नदियां कौन सी थी तो आप देखेंगे, सबसे पहली हमारी यहां नदी थी सिंधु, सिंधु के बाद हमारी नदी थी सतलज, सिंधु सतलज, उसके बाद काली, काली जो कि गंगा की सहायक नदी है, और उसके बाद तिस्ता, तिस्ता जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों के आधार पर सर सिडनी बुरार्ड ने इन नदियों के आधार पे हिमालय को चार भागों में बांटा। सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको सिडनी बुरार्ड ने पंजाब हिमालय कहा। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर पंजाब में तो हिमालय का विस्तार ज़्यादा है ही नहीं, थोड़ा सा है, तो फिर पंजाब हिमालय नाम क्यों है? यहाँ पंजाब का मतलब है पांच नदियों के मध्य का हिमालय, पांच नदियों के मध्य का भाग, तो इसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसके बाद आपका अगला था कुमायूं, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। ये कहां से कहां था? सतलज से काली, सतलज से काली के बीच वाला कुमायूं से गढ़वाल हिमालय। काली से तिस्ता के बीच को आपको पता ही है कौन है? नेपाल, तो ये कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहा गया। क्या कहा गया? असम हिमालय। असम हिमालय अरुणाचल प्रदेश में विशेष रूप से है, असम में है नहीं, लेकिन इसका प्रादेशिक नाम है असम हिमालय। तो इस प्रकार सर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय के चार पार्ट किए। तो आपको इनको याद करना है कि कहां से कहां तक हुआ। तो आप इन नदियों का क्रम याद रखेंगे, इन नदियों का क्रम याद रखोगे तो आपको प्रादेशिक विभाजन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप इनको ऐसे याद रख लो, सिंधु सी, सतलज है, सिंधु सतलज का
और ब्रह्मपुत्र। तो आप इनके एक को नाम जोड़ लो तो ये बन जाएगा सीशक्ति बर्मा। सर्दी में सीशक्ति बर्मा, सी सिंधु, से सतलज, कै से काली, ती से तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, सीशक्ति बर्मा। तो आप जैसे इन 4 नदियों का चित्र बनाओगे तो आपको पता है इधर पंजाब है तो पंजाब हिमालय, उधर असम है तो असम हिमालय, ये नेपाल बच गए अपने आप कुमायूं गढ़वाल हिमालय। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान और रखना है, पंजाब हिमालय में आपसे क्या पूछा जा सकता है, पंजाब हिमालय कुमायूं हिमालय में श्रेणियों का क्रम पूछा जा सकता है। तो आपकी पहली श्रेणी थी काराकोरम, फिर थी लद्दाख, लद्दाख के बाद आपकी श्रेणी थी जास्कर, जास्कर के बाद आपको पता है मुख्य हिमालय आ गया था, फिर मध्य हिमालय में श्रेणी आई थी पीर पंजाल, और पीर पंजाल के बाद आई थी धौलाधार। तो ये आपको 5 श्रेणियों का क्रम याद करना है उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। कुमायूं नेपाल और असम हिमालय में कोई विशेष बातें नहीं है। अब आपको मैं थोड़ी सी बातें और बता देता हूं। कई बार एक दर्रा और विशेष होता है जिससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, और वो दर्रा होता है खैबर। खैबर दर्रा कहां है? तो साहब खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, हिंदकुश पर्वत में है, और इससे प्राचीन काल में रेशम का व्यापार होता था। आपको पता होगा खैबर, बोलन और गोमल, गोमल नदी का नाम भी है, खैबर और गोमल, ये दर्रे पाकिस्तान में हैं। तो आज हमने हिमालय को कंप्लीट किया। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। यदि कोई कमी रहती है तो आप सुझाव जरूर दें, क्योंकि मैं ऑनलाइन की दुनिया में नया नया हूं, पहली बार मैंने बिना स्टूडेंट्स के पढ़ाना शुरू किया है, तो रियल फीलिंग्स नहीं आती हैं, इसलिए कुछ चीज़ें शायद छूट भी जाती होंगी या बहुत अच्छा नहीं पढ़ा भी पाता हूँगा। तो आपसे सुझाव जो हैं वो पूछे जा रहे हैं कि क्या बदलाव करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा हिमालय टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। एक बार मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ, मैं जितने भी टॉपिक आपको मेरे YouTube चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ उन सब की PDF बाकायदा क्रमबद्ध रूप से लिखे हुए नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको इनकी PDF मिलेगी, तो आपको कोई भी न तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है, न आपको लिखने की आवश्यकता है। आप केवल इनको बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल में ये अनुभव किया है कि बच्चों को हिमालय छोटा सा लगता है, और फिर वो जब क्वेश्चन आता है तो उनको समझ में नहीं आता। आजकल की परीक्षाएं बड़ी डीपली हो गई हैं, बड़ी साइंटिफिक हो गई हैं, हर चीज़ का क्रमबद्ध रूप पूछते हैं, और आपको लगता है कि सर इतनी चीज़ें कैसे याद रहेंगी। तो जिस दिन आप इनको क्रम से याद रखना शुरू करोगे तो आपको बजाय पहले के बहुत अच्छा याद रहेगा। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलेंगे।